2016 का हम लोग क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, 2016 ऑनर्स का कर रहे हैं भाई। देखिए पहला क्वेश्चन, स्टेट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्री का नाम दिया है, पूछा गया है कि बताइए इसके लिए कौन सा कॉस्ट का मेथड सूटेबल होगा। पहला है स्टील प्रोडक्शन। स्टील प्रोडक्शन के लिए ना प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है। कौन सा कॉस्टिंग लगता है, तो देखिए कैसे आंसर लिखना है, दिया हुआ है। एयरलाइंस, एयरलाइंस के लिए लगता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेट करने का खर्चा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गया ना। बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग बैच में बनता है, लॉट में निकालते हैं, बैच कॉस्टिंग एक साथ निकाल देंगे। टॉय मेकिंग बैच कॉस्टिंग, एक साथ खिलौना बनाएंगे। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल तो बार बार प्रोसेस करना होगा, बनाना होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन के लिए तो नाम दे देगा, बोलेगा कौन सा मेथड लगेगा तो लगा देना मेथड। जहाँ कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन होने वाला प्रोसेस, सेवा हुआ देने वाले हो ऑपरेटिंग, लॉट में माल एक साथ निकलेगा बैच, पर्टिकुलर एक तो काम रहेगा उसको जॉब कॉस्टिंग, पर्टिकुलर एक तो काम रहेगा उसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। समझे, पहचान जाना है आराम से। आ देखते नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन प्रोडक्ट कॉस्ट और डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। देखो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च लग रहा है, एक सामान को बनाने में कितना खर्च लग रहा है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। देखो लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल खर्चा हुआ उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट। अब डिफरेंस बताना है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर समय का कितना खर्चा लगा, एक पर्टिकुलर पीरियड का कितना समय लगा, माने पैसा लगा। जैसे मान लो कोई वर्कर दिन भर काम किया तो एक पर्टिकुलर पीरियड दिन भर हुआ तो दिन भर का 500 रुपया दिया वर्कर को, तो एक पीरियड कॉस्ट हो गया। वो कौन सा कॉस्ट हो गया। और डिफरेंस देखो नीचे, इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इधर में इट इज़ द कॉस्ट इनका ड्यूरिंग अ पीरियड। प्रोडक्ट कॉस्ट में इट इज़ द टोटल ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का एक टोटल है। और इधर क्या है, इट में भी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट, समटाइम इट में भी डोनोट ओनली फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या कभी कभी फिक्स को डोनोट करता है, डिनोट करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंटर सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटर सिस्टम मीन्स बेस ऑफ स्टॉक विच इज, समझ पा रहे, ऑलवेज मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज ऑलवेज मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे, वो हमेशा रहेगा, उसको कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री। जैसे पेट्रोल पंप वाले लोग कुछ तेल को मेंटेन करते हैं, नीचे में रहेगा ही रहेगा बेसमेंट में, उसको नहीं दे सकते हैं। वो दीजिएगा तो पेट्रोल पंप का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, उसको रखना ही होगा। जैसे बाइक में भी आप लोग का तेल कुछ रिजर्व में रहता है जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो खचरा इंसान है, जब घट जाता है तो चौक मार देते हैं, फिर चलाते हैं, तलैयर ले लेता है। नहीं तो कभी कभी पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं फिर ले लेते हैं तेल। समझे क्या बोले, लेकिन उसको छूने का नहीं है। सिस्टम तो ये कि छूने का, लेकिन इंसान तो खचरा इंसान है, छू देगा, ख़राब कर देगा। लेकिन बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेगा, जो रहेगा ही रहेगा। समझे क्या बोले। तो परपेचुअल इन्वेंटर सिस्टम मीन्स बेस ऑफ स्टॉक विच इज ऑलवेज मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। परपेचुअल इन्वेंटर सिस्टम मीन्स बेस ऑफ स्टॉक, लिखे दिन। परपेचुअल इन्वेंटर सिस्टम मीन्स, वहाँ पे नहीं है बेटा, परपेचुअल इन्वेंटर सिस्टम मीन्स बेस ऑफ स्टॉक विच इज ऑलवेज मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज ऑलवेज मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेन करके रखना ही होगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन टाए फिस हो जाएगा। हो गया, फिर से बोल दे, परपेचुअल इन्वेंटर सिस्टम मीन्स बेस ऑफ स्टॉक विच इज ऑलवेज मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हो गया। बोला इसका एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज है कि भाई वो ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेस ऑफ स्टॉक क्या है, ज़रूरी है, वो रहेगा तो प्रोडक्शन स्मूथ फ्लो होगा। प्रोडक्शन क्या होगा, स्मूथ फ्लो होगा। चलिए एडवांटेज का भी लिखा देंगे। आ जाओ नेक्स्ट। आओ नेक्स्ट, देखो भाई क्या है, देख रहे हो। नेक्स्ट,
XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ, प्रत्येक महीना में 2000 यूनिट ये बनाता है। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल किन के लाता है 10 रुपया करके। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 100 kg मिनिमम है, मैक्सिमम है 400 kg, वैरिज 100 kg टू 400 kg, 100 kg मिनिमम है, मैक्सिमम है 400 kg। द रीऑर्डर पीरियड है 4 to 8, माने मिनिमम है 4, मैक्सिमम 8 है। एवरेज कंजम्पशन पर वीक दिया हुआ 250, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 130 और कैरिंग कॉस्ट 20 रुपया 20% पर एन। ये इन्फॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन में पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी माने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2AO/CC, जो कि नीचे फार्मूला में लिखा है 2AB/CC, माने C लिखा है, तो वैसे नहीं होगा 2AO/CC। फार्मूला का 2 है, A माने एनुअल, तो प्रत्येक महीने में 2000, तो एनुअल कितना हो गया 24,000। O दिया हुआ है 130, O माने कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, और CC कैसे निकालते हैं 10 रुपया का 20%, 10 रुपया का, तो CC आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 रुपया, बैठा देंगे, आ जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर समझ पा रहे हैं, हमारे एक बच्चे के द्वारा किया गया है, जो कि सॉल्यूशन भी दिया गया है, उसको देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। खोलिए उस PDF को। क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए ना कि दिया है 2000 पर मंथ रिक्वायरमेंट है, आपका 10 रुपया करके पर kg है। रॉ मटेरियल मिनिमम है 100 kg और मैक्सिमम कितना है 400 kg। तो रीऑर्डर पीरियड दिया मिनिमम 4 है, मैक्सिमम है 8, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 130 है, और कैरिंग कॉस्ट 20% है। एक सोल्यूशन वाला PDF गया होगा, उसको खोलिए, खोलिए देखिए। पहला 2016 ऑनर सोल्यूशन द क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, देख पा रहे हैं। EOQ का फार्मूला 2AO/CC। ए कितना है 2000 × 12 24,000, देख पा रहे हो। ए कितना भाई 24,000। O कितना 130 है, और CC कितना 10 का 20% 2 है। फार्मूला में बैठा दो, और 2 फार्मूला का है, A है 24,000, O है 130, CC है 2, ऊपर ऊपर गुना कर लिए 31,20,000 डिवाइड बाई 2 कर दिए, ऊपर ऊपर गुना करके डिवाइड बाई 2 किए तो 31,20,000। रूट हटा देंगे। कैलकुलेटर में रूट कैसे हटाओगे भाई, 31,20,000 रूट का साइन मार देना, आ जाएगा आंसर 1766 यूनिट। ये आ गया EOQ। EOQ माने ROQ। EOQ माने क्या निकल गया भाई ROQ। पूछा है ROQ, तो ROQ ही लिख के निकालेंगे, समझे। क्लियर। चलिए 2 नंबर में पूछा रीऑर्डर लेवल। क्या पूछा है, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज 400 kg दिया है, मिनिमम तो 100 था, मैक्सिमम 400 था, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड सवाल में दिया 8, तो 400 × 8 कितना हुआ 3200। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फार्मूला होता है ROL माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो ROL कितना निकला है भाई 3200। कितना निकला है, नॉर्मल यूजेज सवाल में दिया है 250, देख लो दिया है ना। नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। मिनिमम 100 था, मैक्सिमम 400 था, 500 हो गया, डिवाइड बाई 2 250। ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर नहीं दिया रहेगा तो, दिया है तो ओके। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हो रहा है, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना हो रहा है। नॉर्मल माने क्या, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। मिनिमम 4 दिन है, मैक्सिमम 8 दिन है, तो 4 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6। अब 6 से गुना कर देंगे, तो 3200 में से 1500 जाएगा, कितना बचेगा 1700 यूनिट। कितना बचेगा, ये हुआ मिनिमम लेवल। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला है ROL + ROQ माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ROL कितना निकला भाई 3200, ROQ कितना है 1766, मिनिमम यूजेज 100 दिया है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 है। तो ROL निकला ही है, ROQ अभी भी निकाले हैं, ऊपर में जोड़ दीजिए, और 100 × 4 400 हुआ, घटा दीजिए, आंसर आ गया 4566। 45 बहुत ही ईजी है, बनाइएगा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से हम लोग क्वेश्चन पेपर में आ गए हैं। 5 नंबर देखिए,
5 नंबर देखिए बाबू, देखो 5 नंबर, सुनीता लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग स्टॉक रिकॉर्ड फॉर द मंथ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज इशू दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, और अकाउंटेंट ऑफ सुनीता लीफो मेथड से बनाना है। माने आंसर स्टार्ट कर देना है हम लोगों को कौन सा मेथड से, लीफो मेथड से। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन कौन सा भाई, फर्स्ट आउट मेथड से हम लोगों को बनाना है। तो क्या क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और क्या निकालना है कि कितना का क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है। सिंपल सा समझो, लीफो मेथड से बनाना है। कौन सा मेथड से बनाना है भाई, यहाँ स्टोर लेजर तो बोला नहीं है, तो आप यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आप चाहोगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो सॉल्यूशन में नीचे सॉल्यूशन में देखिए, आगे से कितना भाई 600 यूनिट 3 रुपया करके है ना, 600 यूनिट कितना करके 3 रुपया। नेक्स्ट डेट में क्या हुआ है, सॉरी आगे से 400 यूनिट 5 रुपया करके है, और फिर से कितना लिए 600 यूनिट 3 रुपया करके। फिर इशू हुआ 500, इशू कितना हुआ 500। तो फर्स्ट लॉट में कितना है, नीचे से लेना है ना, तो 600 में से ले लेंगे, जो परचेज किया उसी में से ले लेंगे। तो देख लो 600 माइनस 500 कितना, 600 में से 500 गया 100 बचा है, और फिर से परचेज हुआ 700, और 700 में फिर से इशू कितना हो गया 400 होगा, 40 हो गया है यहाँ पे। तो 700 में से 400 जाएगा, कितना बचेगा 300। तो कितना करके 4 माने कितना हो गया 1200। अब इसको जोड़ लीजिए, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ऊपर में तो ओपनिंग बच जाएगा 2000 का, और या 300 1200 कितना हो 3500 का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। और मटेरियल कंज्यूम कितना का आ जाएगा, 5 से इशू हुआ 3 रुपया करके, और 4 से इशू हुआ है 4 रुपया करके। ठीक है, हम कॉपी में लिख के दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, देख रहे हैं, बोला है कैलकुलेशन है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालो और मटेरियल कंज्यूम निकालो। लीफो मेथड का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन, जो लास्ट में आया उसको पहले देना है। देखो शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक तो 400 है, सवाल में दिया ओपनिंग स्टॉक 400, फिर परचेज किया 600 3 रुपया करके। पहले 400 ओपनिंग स्टॉक है, और फिर परचेज कितना किया 400 ओपनिंग स्टॉक है 5 करके, 5 ही करके है ना। फिर 600 खरीद लिया 3 करके, और 600 के बाद ही बोला कि इशू कर दिए 500। तो लास्ट में 600 ना आया, तो इसी 600 में से 500 गया होगा, तो इस 600 में से 500 घटा देंगे तो कितना बच गया 100। तो 100 क्लोजिंग स्टॉक है, 100 इंटू 3, 100 इंटू, तो ऊपर 400 वाला भी क्लोजिंग स्टॉक है क्योंकि बचा हुआ है, और इधर 100 बचा है भी क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अच्छा जो ये 500 इशू हुआ ये कहाँ चला जाएगा, इशू में, यानी वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम में चला जाएगा। नीचे देखो 500 इंटू 3 लिखे हैं, 500 इंटू, फिर खरीदे हैं 700 कितना करके 4 करके, फिर खरीदे हैं 4 करके 700। उसके बाद बोला सवाल में इशू 400, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में यही ना 700 आया, तो 700 में से 400 घटा देंगे, कितना बचेगा 300। कितना बचेगा, तो 300 इंटू 4। तो ओपनिंग स्टॉक तो ऊपर में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था 400 इंटू 5, फिर 100 इंटू 3 बचा हुआ था, और फिर से कितना बच गया 300। 700 माइनस 400 कितना बच गया भाई, तो 300। देखो नीचे देखो सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 400 इंटू 5 कितना निकाले 2000, फिर 600 में से 500 का है 500 इशू हो गया, तो कितना बचा 600 में से 500 का 100 बचा, 100 इंटू 3 कितना हुआ 300, और यहाँ पर से 700 माइनस 400 कितना हुआ 300, 300 इंटू 4 1200 हो गया। ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालो, कितना इशू हुआ 500 इशू हुआ है ना, तो 3 रुपया करके इशू हुआ होगा क्योंकि 3 वाला मटेरियल में से गया है, और दोबारा कितना इशू हुआ 400, तो कौन सा मटेरियल में से गया होगा 4 रुपया वाला में से, तो 400 इंटू 4 1600, अब 500 इंटू 3 1500, जोड़ लो कितना हुआ 3100। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आप स्टोर लेजर बना के निकालोगे तो उसके नीचे स्टेटमेंट लिखना होगा। आप स्टोर लेजर बना के भी निकाल सकते हो, तो उसके नीचे क्या लिखना होगा। अब स्टोर लेजर से कैसे लिखोगे, तो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक तो बचेगा। लीफो मेथड से ऐसा, देखो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ में देखो,
सॉल्यूशन वाला पीडीएफ में देखो, एक देख रहे हो स्टोर लीजर बनाया बच्चा, देख रहे हैं। तो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, वो 40 लेके किया इसलिए क्लोजिंग स्टॉक मिस्टेक आया है। तो जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, ये जो बचेगा लास्ट वाला क्लोजिंग स्टॉक, ये तो लिख देना आंसर में नीचे कि क्लोजिंग स्टॉक इतना का है, वहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। अब वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम इशू वाला को जोड़ लेना, इशू वाला का अमाउंट को जोड़ लेना। इशू में कितना 1500 है और ये 160 के क्योंकि 40 लिया है, 400 लेता तो कितना हो जाता 1600, तब 1500 16 से 3100 देखो, समझा। तो अगर तुम स्टोर लेजर बना के करते हो तो एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, माने इशू वाला को जोड़ के लिख दो और क्लोजिंग स्टॉक को देख के आने तो डायरेक्ट बना सकते हो। अब जो सुविधा हो बनाओ, क्यों? क्योंकि सवाल में स्टोर लेजर बोला नहीं है। जब स्टोर लेजर बोल देगा तो स्टोर लेजर बनाएंगे, सवाल में बोला नहीं है। बोला कि वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम बताओ, माने इशू वाला वैल्यू बताओ, कितना का इशू हुआ है और कितना का बचा हुआ है, यही पूछा है, समझे। तो अगर आप बनाते हैं इस तरीक़ा से, इसमें फॉर्मेट में बनाते हैं, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक निकला है यही मेरा क्या हो जाएगा, लिख देंगे स्टेटमेंट में और इसको जोड़ लेंगे, इसको इशू वाला को। समझा क्या बोले कि नहीं समझे? आप दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, चलिए क्वेश्चन में आ जाइए वापस से। 7 नंबर बोर्ड में कराएंगे भाई, वीडियो के फॉर्मेट में कराएंगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 7 नंबर बोर्ड में कराएंगे। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 8 नंबर, व्हाट आर द कॉजेज फॉर विच ओवर टाइम वेजेज आर पेड। क्यों ओवर टाइम वेजेज देते हो, इसके क्या कारण हैं? कारण है कि टू डिलीवर गुड्स अर्जेंटली एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, कस्टमर को अर्जेंट आ गया तो ओवर टाइम तो काम कराना होगा। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड डिलीवर इन टाइम फॉर टाइम लॉस ड्यू टू पावर कट, मशीन ब्रेक डाउन, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। इसके कारण मान लीजिए गुड्स का जो डिलीवरी देना था, बनाना था, वो देरी हो गया है तो ओवर टाइम करके मेकअप करना होगा। नहीं समझा? पावर कट हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया था मशीन का, इसकी वजह से हम बना नहीं पाए थे तो बना के देना होगा डिलीवरी। तो ये सब ओवर टाइम का कारण है। टाइम लॉस ड्यू टू स्ट्राइक लॉकआउट, स्ट्राइक लॉक कर दिया था, स्ट्राइक हो गया था, इसके कारण बंद हो गया। या ऑर्गेनाइजेशन में ताला लॉक हो गया था, लॉकआउट हो गया था, इसके कारण लेट हो गया तो जल्दी जल्दी बना के देना होगा। ओवर टाइम करने का पीछे यही रीज़न होता है। चलो उसके बाद देखो क्या, हाउ आर द ओवर टाइम वेजेज डील इन कॉस्ट अकाउंट। ओवर टाइम वेजेस को कैसे डील करते हो? ओवर टाइम वेजेज पेड इन डबल अमाउंट, पेड इन डबल दे देते हैं रुपया। चलो नेक्स्ट क्या है भाई? और 9 नंबर में कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल, रेसिडुअल वैल्यू 10,000। डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 15, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 15, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मशीन रनिंग आवर 2040 घंटा चला है 1 साल में। आइडल टाइम 40 घंटा फाकी मार लिया मशीन और 20 घंटा रूटीन मेंटेनेंस में चला गया, तो इफ़ेक्टिव आवर्स कितना हुआ? इफ़ेक्टिव आवर वो रूटीन मेंटेनेंस को नहीं लेते हैं, समझे। तो 2040 में से 40 चला गया तो कितना बचा? 2000, माना 2000 घंटा साल में काम हुआ है। पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन पर आवर, 1 घंटा में 10 यूनिट और 10 यूनिट रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट। 100 यूनिट का 160 रुपये देना पड़ता है। 100 यूनिट का कितना देना पड़ता है? तो 160 डिवाइड बाई 100, इस हिसाब से 10 का कितना हुआ? इंटू 10 इंटू पावर का वैल्यू आ जाएगा। देयर आर 2 ऑपरेटर इन अ शॉप, वेजेज ऑफ ईच ऑपरेटर हु चार्ज अप 2 मशीन। एगो ऑपरेटर 2 मशीन को देख लेता है तो कितना पैसा दे रहा है भाई ऑपरेटर को? 12,000। कितना दे रहे हैं? 12,000 रुपया ऑपरेटर को दे रहे हैं। कितना मशीन को देख लेता है? 2 मशीन को देख लेता है, मतलब ये सुपरवाइजर सैलरी है। 12,000 पर मंथ है क्या? 2 ऑपरेटर है, 2 मशीन। ठीक है। 2 ऑपरेटर इन शॉप, वेजेस फॉर ईच ऑपरेटर हु इन चार्ज। एक ऑपरेटर 2 मशीन को देख लेता है। रेंट एंड रेट्स 4800 पर इनम है। जनरल लाइटिंग ऑफ शॉप पर मंथ 600 है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन 100 रुपया पर मंथ है। शॉप सुपरवाइजर सैलरी दिया हुआ 18,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मंथ दिया है 400। अदर फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू शॉप 500 पर मंथ। देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन इन द शॉप, 4 गो मशीन है।
द सुपरवाइजर डिवोट 1/5 टाइम ऑफ सुपरवाइजिंग द मशीन। सुपरवाइजर अपने समय का 1/5 देता है। माने इस सवाल में मशीन आवर रेट निकालना है। मशीन आवर रेट का सम है। मशीन आवर रेट क्या सिखाए थे कि ऊपर में फिक्स कॉस्ट को लिख दो और नीचे वेरिएबल कॉस्ट को लिख दो। कुछ फिक्स कॉस्ट को बांटना पड़ेगा, जैसे रेंट को एरिया पे बांटते हैं, रेंट को एरिया पे, सुपरवाइजर का टाइम के हिसाब से बांट दो और फिक्स कॉस्ट को जोड़ कर डिवाइड बाई 2000 डिवाइड बाई। अब वेरिएबल तो डायरेक्ट पर आवर का ही निकलेगा। आओ सॉल्यूशन वाला पीडीएफ में, वहाँ देखो सॉल्यूशन किया हुआ है, सॉल्यूशन वाला पीडीएफ में। जो फिक्स खर्चा ऊपर में डाला गया है, देखिए सॉल्यूशन में रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है 4800 है। 4 को मशीन है तो 4800 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, एक मशीन का चाहिए तो 4800 डिवाइड बाई 4 1200। जनरल लाइटिंग 600 रुपया पर मंथ है तो 600 × 12 तो 4 को मशीन पे खर्चा हो रहा है ना, डिवाइड बाई 4 1800। इंश्योरेंस प्रीमियम 100 रुपया पर मंथ है तो 100 × 12 1200। शॉप सुपरवाइजर 18,000 रुपया खर्चा हो रहा है तो 1/5 टाइम को दे रहा है ना, तो या तो इंटू 1 डिवाइड बाई 5 करो, तो 5 से डिवाइड कर दो, बात बराबर है। या तो 1/5 कर दो, हाँ, या तो क्या कर दो 5 से डिवाइड कर दो। माने 18,000 को या तो आप 1/5 करो और या तो 5 से डिवाइड करो, बात वही पड़ेगा आपका, समझे। अदर फैक्ट्री एक्सपेंस है 500 रुपया पर मंथ है तो 500 × 12 कितना हुआ 6000। 4 को मशीन पे खर्चा हुआ है तो कितना हुआ 1500। ऊपर वाला जोड़ लो सबको 9300 डिवाइड बाई 2000 डिवाइड बाई 2000। ये 2000 कैसे आया, नीचे वर्किंग में दिया हुआ देखो। 2040 में से फाकी मारा 40 घंटा, कितना घंटा काम किया 2000, तो 9300 को 2000 से डिवाइड करो, 4 रुपया 65 पैसा। वेरिएबल एक्सपेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोला 400 रुपया पर मंथ, तो 400 × 12 कितना हुआ 4800 डिवाइड बाई 2000 मार दो, 1 घंटा का रेट आ जाएगा। 2000 क्यों मार रहा है, क्योंकि 1 घंटा का रेट चाहिए। पावर 160 डिवाइड बाई 100 × 10 कितना आ गया 16 रुपया। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, आते आते बताएं। 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 15, जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे 2000, क्या कि साल में 2000 घंटा मशीन काम किया है। और वेजेज ऑफ ऑपरेटर 12,000 रुपया था तो 2 के लिए था ना, तो 12,000 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 6000। अब 2000 घंटा काम हुआ है तो 6000 डिवाइड बाई 2000 कितना हुआ 3 रुपये। जोड़ दो, ऊपर से आ जाएगा मशीन आवर रेट। क्लियर है, क्वेश्चन में आ जाइए वापस से। देखिए क्वेश्चन वाले कंसेप्ट में ये राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब होता है ऐसा कैपेसिटी जिसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करिए, लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करते हुए मैक्सिमम आउटपुट वहाँ से निकालिए, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। लिख करके दिए हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक फॉर्म मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकता है, समझे। पूरा प्रोडक्शन करे तो कितना कर सकता है, मैक्सिमम वो कितना तक जा सकता है, इसको कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। नेक्स्ट है नॉर्मल कैपेसिटी। अरे ख़राब भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी कुछ भी हो जाए तो एवरेज तो निकाल ही लेंगे, इसको कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। औसत तो निकाल ही लेंगे, इसको क्या कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। और एक्चुअल कैपेसिटी, दिस इज द कैपेसिटी एट विच द फॉर्म इज प्रोड्यूसिंग एट प्रेजेंट, इट मे बी एनी कैपेसिटी फ्रॉम स्टार्ट टू मैक्सिमम कैपेसिटी। एक्चुअल माने वास्तव में जो हुआ, वास्तव में जो यूजुअली फॉर्म ऑपरेट एट नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी पे फॉर्म ऑपरेट करता है, लेकिन जो वास्तव में होता है उसको एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं। देख लो डेफिनेशन दिए लिख के प्रैक्टिकल कैपेसिटी का, कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी द हाईएस्ट रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट अ फैक्ट्री कैन मेंटेन ओवर अ लॉन्ग टर्म। और नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन अचीव और अचीवेबल on an average over a period or season under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance। इसको हम क्या कहेंगे भाई, नॉर्मल कैपेसिटी। क्या कहेंगे हम लोग, चलो वापस से क्वेश्चन में आ जाइए, वापस से क्वेश्चन में चले आइए। आ गए हैं 10 के बाद कितना नंबर है भाई 11। Das Gupta Limited produce and sells a single product from the following particular prepare statement showing prime cost, factory cost, cost of production, cost of sales, profit and loss। Assuming LIFO मेथड से निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। कौन सा मेथड से निकालना, LIFO निकालो अब से, LIFO मेथड से।
बट लिफो बोला तो लिफो से करेंगे। आइए, तो राइटर गलत किया होगा बाबू, आपको तो जो बोला गया वही करिएगा ना। आइए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओ दीदी देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रॉ, अच्छा है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 स्टेज से हमें गुजरना पड़ेगा। पहला क्या, रॉ मटेरियल। दूसरा क्या, फैक्ट्री। फैक्ट्री से माल ऑफिस, ऑफिस से सेलिंग डिपार्टमेंट सेल कर देगा। तो रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल का खर्चा डालते हैं, फैक्ट्री में फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस में ऑफिस का खर्चा, सेलिंग में सेलिंग का खर्चा। रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल का ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। तो ऑफिस का ओपनिंग फिनिश गुड्स ऑफिस में ऐड होता है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस होता है। और वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में जाता है, ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। और देखते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में जाएगा, ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा भाई, फैक्ट्री में, ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वांटिटी वैल्यू दिया है, ओपनिंग का 4000 यूनिट है, दाम है 1,80,000, ऑफिस में ऐड होगा और इसका 5000 का दाम निकलेगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में जाएगा। डायरेक्ट वेजेज रॉ मटेरियल में जाएगा। चार्जेबल एक्सपेंस रॉ मटेरियल में जाएगा। मशीन आवर वर्क और मशीन आवर हेड दिया, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 5000 × 40 आ जाएगा मशीन ओवर हेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड दिया 7 रुपये पर यूनिट। ऑफिस का खर्चा मालूम है ना, यूनिट प्रोड्यूस पे लगता है, यूनिट प्रोड्यूस सवाल में नहीं दिया, निकालेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड 10 रुपया करके, सेल का यूनिट दिया है 24,000, तो 24,000 × 10। सेलिंग का खर्चा सेल के यूनिट पे लगता है, ऑफिस का खर्चा यूनिट प्रोड्यूस पे लगता है, तो यूनिट प्रोड्यूस निकालेंगे। यूनिट प्रोड्यूस निकालने का क्या तरीका सिखाए थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स। तो ओपनिंग स्टॉक, आओ सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन वाले PDF में आओ, सॉल्यूशन वाले PDF में आओ, देख रहे हो, वर्किंग नीचे किया हुआ है बाबू, देखो 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 नीचे एकदम। ये डायरेक्ट थोड़ा कर दिया है। सेल्स है 24,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है, ओपनिंग है 4,000, डायरेक्ट कर दिया है। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ भाई, 25,000, नीचे है बाबा। बेचे हैं 24,000, बेचे हैं, अब बचा हुआ 5,000, कितना हुआ 29,000, और 29,000 में 4,000 आगे से था तो बनाया कितना 25,000। क्या हुआ दीदी, वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो बगल में देखो पड़ोसी में। हाँ, तो बेचे हैं 24,000, बचा हुआ है 5,000, कितना 29,000, आगे से कितना है 4,000, तो 29 में 4,000 कितना बचेगा 25,000। ये क्या हुआ, यूनिट प्रोड्यूस हुआ। चलिए सवाल में आओ, ऊपर में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डाल दिया गया जैसे बोले थे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डाल दिया गया, लेस कर दिया गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसको जोड़ घटाव करते हैं तो क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या आता है, नीचे खर्चा जोड़ दो, डायरेक्ट वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंस, तो क्या आएगा प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दो, मशीन ओवरहेड जो कि समझाए हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, लेस। इसको ऐडलेस करके बाहर करो, ऐडलेस करके बाहर करो, 1.5 लाख हुआ, 7.5 लाख और 1.5 लाख कितना हुआ 9 लाख। इसको कहेंगे वर्क कॉस्ट, क्या कहेंगे हम लोग, ऑफिस में ऑफिस का खर्चा डालेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बोला था 7 रुपया करके, तो यूनिट प्रोड्यूस 25,000 है ना, तो 25,000 × 7 कितना हुआ 1,75,000, जोड़ दो 9 लाख और 1,75,000 कितना हुआ 10,75,000। ये हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,80,000 ऐड होगा, क्लोजिंग का दाम निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड्स है ना, तो वर्किंग देखो नीचे किया हुआ है। क्या किए हैं, डायरेक्ट फीफो से निकाल दिए हैं। फीफो से निकालेंगे तो डायरेक्ट वहीं पे हो जाएगा। फीफो से निकालने का क्या तरीका है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 10,75,000 ना, तो 10,75,000 यूनिट बना कितना 25,000, और कितना का दाम निकालना है 5,000 को 5,000 से गुना कर दो, 5,000 से गुना कर दो, आएगा कितना 2,15,000। 2 लाख, अगर लिफो बोला रहता तो 1,000 निकालते थे। वो लिफो बोलता तो लिफो के तरीका से हम एक तो वीडियो में कराए तो देख लीजिए। तो उसको ऐड करेंगे, 2,15,000 लेस करेंगे, आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आएगा। और लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है 10 रुपये करके, तो 24,000 × 10 2,40,000 आ गया। कौन सा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सेल्स दिया है 24,000 × 70 16,80,000, तो इसमें से इसको घटा दो, नीचे क्या आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख। प्रॉफिट कितना आ गया, तो ये पूरा का पूरा कॉस्ट सेट रहा, समझे क्या बोले। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वाले पेपर ये में आओ, क्वेश्चन वाले PDF में आओ। देखो 12 नंबर है, जर्नल है भाई। देखो ये तो सिखाए थे जर्नल,
मटेरियल डायरेक्ट अमाउंटिंग 42,000 आर इशू टू प्रोडक्शन। मटेरियल इशू करोगे ना तो मटेरियल कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में, तो इसका जर्नल डायरेक्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लीजर कंट्रोल अकाउंट। देख रहे हो सॉल्यूशन में, याद कर लेना, मटेरियल इशू का यही होता है ना जर्नल, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लीजर कंट्रोल अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, इसका क्या होता है, अगर नॉर्मल खर्चा रहे ना तो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हमारा प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, गुड्स कंप्लीटेड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट कहाँ से गुड्स आया होगा, वर्क इन प्रोग्रेस से आया होगा, कहाँ से आया होगा, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड इनकट 15,000 जिसमें 3,000 अनपेड है, तो 15,000 खर्चा तो हो गया ना भाई, तो फैक्ट्री ओवरहेड नॉर्मल कोई खर्चा रहेगा तो क्या लिखेंगे, खर्चा का नाम और जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड, ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड हुआ है, समझ पा रहे हैं, तो ऑफिस ओवरहेड कहाँ पे रिकवर होगा भाई, रिकवर्ड होगा तब, रिकवर्ड माने मिला है तो फिनिश गुड्स के ऊपर रिकवर होगा, तब फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। आपको जर्नल है याद कर लेना होगा, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर में आइए, 13 नंबर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, काफ़ी आसान है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना स्टेज में बनता है भाई, 3। पहला स्टेज में क्या दिखाते हैं, डेबिट में खर्चा, क्रेडिट में क्या दिखाते हैं, मटेरियल एट साइड, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, एबनॉर्मल लॉस, सेल ऑफ स्क्रैप, ये दिखाते हैं क्रेडिट में। लेकिन ये सब नहीं दिखाएंगे क्रेडिट में, कब, जब दिया रहेगा मटेरियल कंज्यूम, क्या दिया रहेगा मटेरियल। सेकेंड स्टेप में क्या दिखाते हैं, वर्क नॉट सर्टिफाइड, थर्ड स्टेज में क्या दिखाते हैं, वर्क सर्टिफाइड। फिर निकालेंगे हम लोग नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कैसे आएगा, वर्क सर्टिफाई माइनस वो टू बैलेंस बीडी वाला लेस कर देंगे, समझे, माने इतना प्रॉफिट हो सकता है। फिर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई को टेस्ट करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, पीएल। आओ सॉल्यूशन में आओ, सॉल्यूशन वाले पीडीएफ में आओ, सॉल्यूशन वाले पीडीएफ में आइए। बात नहीं बालक, ओ बालक जी बात नहीं, ये नहीं डाले हम, लिए ही नहीं है, बनाए थे आप, नहीं डाले, अच्छा डाल दे रहे हैं। देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखो बोले थे ना जितना खर्चा डेबिट में लिख देंगे, जैसे मटेरियल सेंड टू साइड, वेजेज पेड, वेजेज अनपेड, अदर एक्सपेंस। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ना, तब इसको समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आओ क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं क्या, सिन्हा एंड कंपनी अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर विच फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लास्ट में आता है, मटेरियल सेंड टू साइड डेबिट में आएगा, वेजेज पे डेबिट में, वेजेज अनपेड डेबिट में, अदर एक्सपेंस डेबिट में, प्लान सेंड टू साइड का डेप्रिसिएशन होगा, कैश रिसीव एकदम फार्मूला में काम आता है नीचे एकदम, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट में, मटेरियल लाइन अनकंज्यूम क्रेडिट में, मटेरियल स्टोरन फ्रॉम साइड क्रेडिट में, इंश्योरेंस क्लेम को कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या है भाई, वर्क अनसर्टिफाइड सेकेंड स्टेप में जाएगा, प्लांट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 7.5%, प्लांट जो लगा है उसका 7.5% डेप्रिसिएशन कर दो। बोला हैज़ बिन रिसीव 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मैंने जो पैसा रिसीव हुआ है ना, जितना काम किया उसका 90%, तो 100% कर देंगे कैश रिसीव में, इंटू 100 डिवाइड बाई 90, इंटू 100 डिवाइड बाई 90 आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। बोला प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देख रहे हैं, प्रिपेयर कौन सा अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आओ देखते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो हम सॉल्यूशन कराए हैं, वहाँ पे आइए, हम लोग क्लास में जो कराएं उसके हिसाब से सॉल्यूशन जो है, आइए देखिए, सॉल्यूशन वाला पीडीएफ खोलिए, देखिए दिया है, देखो बोले ना मटेरियल सेंड टू साइड डेबिट आएगा, वेजेज पेड, वेजेज अनपेड, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। क्रेडिट में क्या आएगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोलन फ्रॉम साइट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, बाई बैलेंस सीडी, इस सीडी को इधर बेडी। सेकेंड स्टेप वर्क अनसर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई कितना 22,000 है, फिर इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, तो क्या आ रहा, बाई बैलेंस सीडी आ रहा, इस सीडी को इधर बेडी, इस सीडी को इधर, वर्क सर्टिफाई तो निकालना पड़ेगा ना। तो सवाल में दिया है कि कैश रिसीव 7,20,000 हुआ है, तो 7,20,000 में इंटू 100 डिवाइड बाई 90, 7,20,000 में इंटू 100 डिवाइड बाई 90,
आपका आ गया कितना आ गया 8 लाख। अब 8 लाख रुपया खर्चा किए हैं, सॉरी 8 लाख रुपया का काम किए हैं और खर्चा हुआ 6,76,000। माइनस कर देंगे वर्क सर्टिफाई माइनस बैलेंस बिडी, देख रहे हो नीचे 8 लाख माइनस 6,76,000, 1,24,000 नोशनल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? एक तो चेकिंग करने बोले थे, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई चेक कर लेना। तो इसका फॉर्मूला वर्क सर्टिफाई डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाई कितना है 8 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 16 लाख इंटू 100, कितना परसेंट काम हुआ 50%। हम बोले थे 50% या उससे ज़्यादा काम होगा तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा लेंगे 2/3, और उससे कम काम होगा तो कितना लेंगे 1/3। तो 50% तो काम हो गया है, तो इसका प्रॉफिट का कितना हिस्सा लेंगे 2/3। तो नीचे एक और फार्मूला लगा देंगे PL का, कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाई इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, ये फार्मूला है। तो कैश रिसीव है 7,20,000, वर्क सर्टिफाई 8 लाख है, नोशनल प्रॉफिट 1,24,000 और 2/3 फार्मूला का कर देंगे तो आ जाएगा आपका 7 लाख कितना 7,74,400। देख पा रहे हैं 74,400 आ गया, ये 74,400 यहाँ बैठा दो PL, फिर इधर जोड़ेंगे और इधर घटा देंगे, जो बचेगा उसको क्या लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखेंगे हम लोग, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करिए, क्या दिया है क्वेश्चन में आइए। 14 नंबर सम जो है ये प्रोसेस कॉस्टिंग का है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग क्या समझे थे कि जितना प्रोसेस रहेगा उसका उतना अकाउंट खोलना पड़ेगा। प्रोसेस A और B और एक फिनिश स्टॉक है, मैंने 3 अकाउंट खोलना होगा, A का, B का और फिनिश स्टॉक का। A का खर्चा A में डालेंगे, B का खर्चा B में डालेंगे। देखो प्रोसेस A का डेबिट में क्या लिखते थे, जितना खर्च होता था लिख देते थे डेबिट में। क्रेडिट में एक ही आइटम लिखते थे नॉर्मल लॉस, क्या लिखते थे, फिर बैलेंस करके मिलाते थे कि अब नॉर्मल लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, समझे, ये कंसेप्ट था। तो देखो खर्चा और सवाल पढ़ के सुनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है प्रोसेस A B, फिनिश गुड्स का भी दिया है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट भी आपको बताया है। सेल्स है 1,40,000, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र प्राइस करना 25% और 20%। प्रिपेयर प्रोसेस A और फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है, A B बनाना और फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है। आओ सॉल्यूशन में। क्रेडिट में क्या है भाई, ज़्यादा है तो क्रेडिट में जोड़ेंगे और डेबिट में घटाएंगे, जो बचा हो क्या बचेगा PL, जो बचा हो क्या बचेगा। कोई तकलीफ़ है, एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं। देखो भाई A में A का खर्चा लिख दिए, देखो ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लिख दिए। ये डेबिट में जोड़ेंगे, क्रेडिट में घटाएंगे, जो बचा उसको क्या लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक दिया है A का तो क्रेडिट में लिखेंगे, इस शेड्यूल का इधर बेटी। प्रॉफिट दिया है कि चार्ज करो 25% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस, तो 25% माने क्या 1/4 है, तो 1/4 क्या चीज़ पे 25% माने 1/4, कैसे 1/4, 25 डिवाइड बाई 100, 25 डिवाइड बाई कितना होगा 1/4। तो ट्रांसफ़र पे 1/4 है तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/3। तो यहाँ पे 40,500 का 1/3 13,500, इधर जोड़ेंगे, इधर ट्रांसफ़र टू B आएगा, B से इधर A में ट्रांसफ़र करो 54,000। अब B का ओपनिंग स्टॉक दिया है जो कि बालक नहीं लिखा है, ओपनिंग स्टॉक 9,000 है, लिख देंगे डेबिट में 9,000। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्रेडिट में लिख दिए, इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे बाय बैलेंस शीट। इस शीट को इधर प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है 20% ऑन ट्रांसफ़र, 20% ऑन माने 20% का मतलब 20/100 1/5। तो सेल पे 1/5 है तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/4। तो यहाँ 90,000 आएगा, 90,000 का 1/4 इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे और इस फिनिश गुड्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे फिनिश गुड्स के अकाउंट में। फिनिश गुड्स का ओपनिंग दिया हुआ है, देखो कितना दिया 22,500 लिख दिए, सेल दिया है क्रेडिट में लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक दिया लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, क्रेडिट में जोड़ेंगे और डेबिट में घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा PL बचेगा। क्या बचेगा, कोई तकलीफ़, एक सम खाली बाकी रह गया, इसका कितना नंबर 7 नंबर, वो बोर्ड में दिखाते हैं।